सो दोस्तों, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर गोली चल जाए, बॉडीगार्ड अरेस्ट हो जाए, एफआईआर रजिस्टर हो जाए और उसके बाद इंस्टीट्यूट ओनर को एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़े, तो क्या सिर्फ ओनर होने के नाते उन्हें जेल भेजा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन उठता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है या फिर कानूनी लड़ाई अभी शुरू हुई है? तो आज हम इस पूरे केस का लीगल पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है। आज खान सर को जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, और एयर फायरिंग कितना सीरियस ऑफेंस है, और अगर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है तो कोचिंग ओनर की क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। सो चलिए शुरू करते हैं और इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। तो पटना के मूसलपुर हट एरिया में खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर वोलेंस इंसिडेंस हुआ, और रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 से 20 लोग कोचिंग के बाहर जमा हुए। और एलिगेशन ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक गार्ड ने बुरी तरह से पीटा गया, और सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि सिर्फ बॉडीगार्ड को पीटा ही नहीं गया, उसको बचाने के लिए जो खान सर का बॉडीगार्ड था उसको हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ खान सर ने एलिगेशन लगाया है कि जो राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर है रोशन आनंद, उनके लोगों ने उनके ऊपर एक ये ऑर्गेनाइज अटैक किया था। तो पुलिस ने एक्शन हुआ, अरेस्ट हुई, और इस बीच खान सर के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। फिर जब एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में खान सर ने जो है कंसर्न सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एंटीसिपेटरी बेल क्लेम की। अब पटना कोर्ट ने उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन अरेस्ट दे दी है। कोर्ट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने की परमिशन दी है और कहा है कि पुलिस जो है उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है। मैटर की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 10 जून को होगी। सो इंटरिम प्रोटेक्शन उनको मिल चुकी है। अब सवाल उठता है, कोर्ट ने जो अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी है और इसके लीगल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। तो बीएनएसएस के जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर आपका एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है, मतलब कि किसी व्यक्ति की अगर किसी को एप्रीहेंशन है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, तो वो पहले से ही कोर्ट जाके प्रोटेक्शन मांग सकता है कि इस पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गई मतलब आदमी इनोसेंट प्रूव हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल इनोसेंस का सर्टिफिकेट नहीं है, ये सिर्फ अरेस्ट से टेम्परेरी प्रोटेक्शन है कि आपको टेम्परेरी टाइम के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन फिर भी चलती रहेगी, पुलिस क्वेश्चनिंग भी कर सकती है, एविडेंस भी कलेक्ट कर सकती है। इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पे पुलिस को क्वेश्चनिंग की लिबर्टी दी है। यहाँ पे जो दूसरा लीगल पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि खान सर की क्या खान सर जो कि उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग की है उस एक्ट के लिए लायबल होंगे। सो अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग इशू पे। अब मान लीजिए बॉडीगार्ड ने फायरिंग की है, तो क्या ऑटोमेटिकली खान सर क्रिमिनली लायबल हो जाएंगे उसके लिए? तो जवाब है जरूरी नहीं है। तो जो इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी जनरली पर्सनल होती है। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि खान सर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया है तो उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। प्रोसिक्यूशन को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, या फायरिंग की प्लानिंग में वो शामिल थे, या उनकी कॉमन इंटेंशन थी, या कॉमन ऑब्जेक्टिव का हिस्सा था। तो अगर बॉडीगार्ड ने अपने लेवल पे फायरिंग की हो और ओनर ने कोई डायरेक्शन ना दी हो, कोई रोल ना हो, तो क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, या फिर आप विटनेस स्टेटमेंट या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट सामने आता है उनका, तो इन सब के बिहाफ पे तो सिचुएशन बदल सकती है। तो अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिलती है या कोई विटनेस ऐसे स्टेटमेंट देता है, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड आता है कि तो उनको लायबल बनाया जा सकता है, फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो यही वजह है कि कोर्ट ने अभी फ़िलहाल फाइनल ओपिनियन नहीं दिया है। एंड एयर फायरिंग का जो ऑफेंस है
वो कितना सीरियस है। अब ये एक मिसकंसेप्शन मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ हवा में फायरिंग करना या हवा में गोली चलाई है किसी को लगी ही नहीं है, लेकिन कानून में ये इतना सिंपल नहीं है। अब फायरिंग के सीरियस जो है फायरिंग एक सीरियस ऑफेंस बन सकता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट होता है। पब्लिक जो है इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है। फायर आर्म्स के लॉ है वो वायलेट होते हैं। आर्म्स लाइसेंस की जो कंडीशन है उसका ब्रीच हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि सेलिब्रेशन या अननेसेसरी फायरिंग पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजर है और ये एक ऑफेंस है। एक बुलेट जो हवा में जाती है वो कहीं ना कहीं फिर वापस भी आती है, इसलिए पब्लिक जो है पुलिस जनरली इस तरह के इंसिडेंट्स को लाइटली नहीं लेती और ये पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक के लिए थ्रेट है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं, इन जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज देयर। अब एक हाइपोथेटिकल लीगल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्चुअल में अटैक होता है और गार्ड को मारा जाता है तो क्या सिक्योरिटी गार्ड सेल्फ डिफेंस में यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चला सकता? तो इंडियन क्रिमिनल लॉ में जो प्राइवेट डिफेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन भी है कि जो डिफेंस है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जब आपके ऊपर अटैक होता है तो आप अटैक को रिपील कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव फोर्स का यूज़ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन में ये एग्जामाइन किया जाएगा कि अटैक कितना सीरियस था और जो फायरिंग की जो नेसेसिटी थी या नहीं थी, अल्टरनेटिव मेजर अवेलेबल थे या नहीं थे, क्या फायरिंग वार्निंग के लिए थी या एग्रेसिव एक्ट था। सो इन सवालों का जवाब केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा और हम कहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट लीगल पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वाई डिड द कोर्ट ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन। यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल नहीं, इंटरिम प्रोटेक्शन अभी तक दी है क्योंकि 10 तारीख के लिए मैटर पेंडिंग है। तो कोर्ट ने यहाँ पे इंटरिम प्रोटेक्शन दी है। तो कोर्ट ने रिपोर्टेडली केस जारी और जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको मंगाया। अब इसका मतलब क्या है, तो कोर्ट ने भी एविडेंस को प्रिलिमिनरी स्टेज पे इवेलुएट किया है कि इनके खिलाफ प्राइमरीली क्या एविडेंस अवेलेबल है। अब जब जज साहब यहाँ पे देखना चाहते थे कि एफआईआर में जो एलिगेशंस है वो क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है और एक्यूज के ऊपर पहले से कितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, पहले भी उनके ऊपर इस तरह के मामले दर्ज हैं या नहीं है, और क्या उनके अरेस्ट की नेसेसिटी है या नहीं है, कुछ उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत भी है या नहीं है। सो ये क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ कॉमन जो है ये काफ़ी कॉमन एक जुडिशल अप्रोच है कि कोर्ट इन सब चीज़ों को एवेलुएट करता है, इनको देखता है ये सब चीज़ें। और उसके बाद में दोस्तों इस केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब ये समझना है कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता, आप निर्दोष नहीं हैं। इंटरिम प्रोटेक्शन का मतलब है आपको क्लीन चिट नहीं दी गई है, और एफआईआर रजिस्टर होने का मतलब आप गिल्टी प्रूव भी नहीं हो जाता। सो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद में पुलिस जो है एविडेंस कलेक्ट करेगी, कोर्ट में एविडेंस एवेलुएट होंगे और उसके बाद भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना संभव होगा। मतलब कहीं हम पहुंच सकते हैं ये सब चीज़ें एवेलुएट करने के बाद में, सीसीटीवी फुटेज, जो अदर लोग सराउंडिंग जो सर्कमस्टेंसेस थी, स्टेटमेंट ऑफ द पीपल हु इज़ विटनेस इन दिस मैटर, सो वो सब करने के बाद में तो हम तब कहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो केस है फिर भी ये एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डिस्प्यूट कब क्रिमिनल लॉ के सीरियस क्वेश्चन में बदल जाता है ये देखने को इसमें मिलता है। आप लोगों का क्या मानना है कि अगर बॉडीगार्ड ने हवा में फायरिंग की थी तो क्या इसे सेल्फ डिफेंस मान लिया जाएगा या फिर क्रिमिनल ऑफेंस है? सो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल टेक लॉयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार, मिलते हैं अगले ही एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक लॉयर, थैंक यू।